जाती है, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी आप उसी के ही गुलाम मानसिकता में आप जीते रहें, सवाल ना उठे। जी, बहुत सुंदर बातें कही। मैं आता हूं दूसरे चक्र में राकेश जी आपके पास। हम हमेशा ये कहते हैं कि चीन का जो निर्यात है $3000 बिलियन का, जिसको 3 ट्रिलियन कहा जाता है, जो दुनिया में नंबर 1 का है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक ऐसा जायंट और भी है दुनिया में एक्सपोर्ट करने वाला, और उसकी सारी चीजें टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है सारी, और वो हमारे दिमाग में आता ही नहीं कभी। वो है $1500 बिलियन का एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जर्मनी, यूरोप का पावर हाउस। हाफ एक्सपोर्ट है सर, और इसका सारा जो एक्सपोर्ट है जो जर्मनी का है, सोफिस्टिकेटेड एक्सपोर्ट है सर। मैं बताऊं, चाइना का तो बहुत सारा एक्सपोर्ट अनसोफिस्टिकेटेड भी है, मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन जो इनका है वो टोटल सोफिस्टिकेटेड सर, ए लेवल का है सर। $1500 बिलियन का एक्सपोर्ट है सर उसका एक साल का, यानी कि $130 बिलियन पर मंथ का। उसके मुकाबले भारत का निर्यात सिर्फ $30 बिलियन का है सर। एक शख्स और आते हैं सर फ्रांस से। आप देखिए ना, लोग कहते हैं वेदों में लिखा है, एक शख्स थे जिनका नाम था, एक बच्चा था, जूल्स वर्ने। ये मेरी किताब का भी पार्ट है। जूल्स वर्ने के पिता एक नाविक थे, तो नाविक जब भी वापस आया करते थे तो कहानियां सुनाया करते थे, हम कितने देशों में गए, क्या क्या हुआ, तो उसका मन करता था। तो एक दिन उसने कहा कि अब मैं बड़ा हो गया हूं पिताजी, मुझे भी साथ लेके चलो, मैं भी नाविक बनना चाहता हूं। तो उसके पिताजी ने जूल्स वर्ने को कहा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा, तुम पहले और बड़े हो तब हम देखेंगे। उस दिन उस लड़के ने एक फैसला किया कि मैं आज के बाद कभी भी नाविक नहीं बनूंगा, और उसने सारी दुनिया और सारा ब्रह्मांड अपनी किताबों के द्वारा अपनी कल्पना शक्ति में घूमा सर। और उसकी कल्पना शक्ति की कई किताबें, उसमें एक बड़ी फेमस किताब है 20,000 लीग्स अंडर द सी। उस लड़के ने उस समय, जबकि दुनिया में कुछ भी नहीं था, बिजली भी नहीं थी, तब उसने बताया था कि एक चीज ऐसी होगी जो इलेक्ट्रिसिटी होगी, बटन दबाओगे आपका कमरा रोशन हो जाएगा, आप यहां से चलोगे आप चांद और दूसरे ग्रहों तक पहुंच जाओगे। हर वो चीज आज जो इन्वेंट हो रही है सर, आपके सामने आ रही है, उसको जूल्स वर्ने आज से 300 साल पहले बोल चुका था सर। और उसने कल्पना लोक में सब कुछ किया। उसकी एक जो चीज है, अभी भी मैं इंतजार करता हूं कभी कोई एक उसकी ऐसी प्रेडिक्शन जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, फ्लोटिंग आइलैंड्स, कि मैं अब मेरे पास एक आइलैंड होगा, मैं उसको कहीं भी लेके चला जाऊंगा समुद्र के अंदर, टो करके मैं कहीं भी ले जाऊंगा। ये आज हमें हो सकता है कि थोड़ा सा अजीब लगे, उस समय बिजली भी अजीब लगती थी, उस समय रॉकेट भी अजीब लगते थे, सैटेलाइट भी अजीब लगते थे, लेकिन उस लड़के की किताबें दुनिया में सबसे ज्यादा बिकी हैं। हमें अपने बच्चों को उस लड़के की जो स्टोरीज है पढ़ानी चाहिए। ये मैन जो था, इसको पता क्या कहा जाता है जूल्स वर्ने को? द मैन हु इन्वेंटेड द फ्यूचर। लाइन है सर उसकी, द मैन हु इन्वेंटेड द फ्यूचर। हमारे यहां तो कुछ ऐसा होता नहीं ना सर, हम टेक्नोलॉजी की बात नहीं करते। हमारे तो टेक्नोलॉजी से शिफ्ट होकर लड़के और बच्चियां दूसरी जगह जा रहे हैं। हमारे यहाँ अभी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना दिया सर। मकसद क्या है? मैं डाटा क्यों दे रहा हूं? 50,000 करोड़ का, इतनी धूमधाम से बनाया गया है, भारत को चेंज कर देगा। मैंने पढ़ा भाई 50,000 करोड़ कितने साल में खर्च होगा, तो पता लगा 5 साल में होगा। तो एक साल में कितना आया? टोटल मिला के 10,000 करोड़। सरकार कितना खर्च करेगी? सिर्फ 15,000 करोड़, यानी कि 3,000 करोड़ एक साल में। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि 7,000 करोड़ जो प्राइवेट सेक्टर खर्च करेगा, जो कभी करता नहीं है। और यहां पर एक सबसे बुरी बात हुई, जो कॉलेजेस के अंदर जो रिसर्च करने के लिए जो लैब की चीजें थी, उनको ड्राई आउट कर दिया, खत्म कर दिया। सारी इंस्टीट्यूशंस को भिखारी बना दिया कि आप केंद्र की एनआरएफ के पास आओ और उसके पास अपना प्रपोजल रखो, और वहां के बाबू डिसाइड करेंगे कि आपको मुझे रिसर्च का फंड देना है या नहीं देना है। जहां पे आप चीजों का गला घोट दोगे, वहां पे रिसर्च कहां से होगी सर? वहां पे विज्ञान कहां से आगे बढ़ेगा? वहां पर तो फिर वही जो गणेश जी को दूध पिलाने वाली बात है, वही होगी सर। राकेश जी, आपके प्रश्न के उत्तर से पहले आपने जिस भविष्यवक्ता की बात कही, उसमें से जिसका आप कह रहे हैं जी वर्ने की जिस भविष्यवाणी का आपने कहा कि अभी पूरी नहीं हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है कल या परसों एक खबर आई है, मैं ढूंढकर आपको भेजूंगा। उसमें कहीं दुनिया के किसी जगह पर कोई छोटा सा आइलैंड है, उसको नाव से धकिया के कहीं ले जाया जा रहा है। ये खबर है कल या परसों की, आप गूगल पर सर्च करेंगे मिल जाएगी। तो जूल्स वर्ने की ये भविष्यवाणी भी पूरी हो गई है, किसी छोटे मोटे द्वीप को धकेया जा सकता है, नाव से धक्का देकर उसको
सरकाया जा रहा है। मैं कंफर्म करके आपको भेजूंगा। अब हम आते हैं कि विज्ञान और अंतरिक्ष की बातें हो रही हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं सर? हम भी खोज कर रहे हैं, ऐसा नहीं, हम रिसर्च कर रहे हैं सर। हम रिसर्च कर रहे हैं कि धरती के नीचे कौन कौन से मंदिरों के नीचे कौन सी मस्जिदों के नीचे कौन सा मंदिर है, कहाँ शिवलिंग छुपा हुआ है, कहाँ मंदिरों के भग्नावशेष हैं। तो ये रिसर्च हम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग ये रिसर्च कर रहे हैं वे ये भूल जाते हैं कि उससे थोड़ा और आगे कुछ फुट नीचे घेरेंगे, कुछ फीट और नीचे जाएंगे तो किसी बौद्ध विहार के अवशेष मिल सकते हैं, किसी बौद्ध उपासना स्थल के अवशेष मिल सकते हैं। तो हमारी खोज ऊपर जाने की नहीं है, रसातल में जाने की खोज हो रही है। धरती के भीतर भी खोज होना चाहिए। बहुत सारे मिनरल्स हैं हमारी धरती में, बहुत कुछ खजाना छुपा हुआ, उसकी खोज करते तो बेहतर था। लेकिन हम इतिहास के कूड़े दान में अपना सिर घुसाए हुए हैं और उसका कूड़ा हमारे ऊपर आ रहा है। वो इस तरह दिखाई दे रहा है कि नई पीढ़ी भी, जिसका आलोक सर ने कहा मिथ की ये जो चरित्र और कथाएं हैं, वो मिथक को ही विज्ञान समझ बैठी है। आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए लोग किस तरह बहस कर रहे हैं। सनातन की बहस चल रही थी, अभी इंडिया और भारत की बहस में लोग कौन कौन से तर्क लेकर आ गए कि भारत का नाम तो हजारों साल पुराना है। अब आप उनसे पूछिए कि कौन सा भारत, वे कहेंगे वो शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र भरत। तो आप उनमें से किसी से भी पूछ कर देखिए कि ये भारत का जो साम्राज्य था वो किस भूभाग में था, भारत में कहां पर था। जब 1947 में 540 रियासतें थी तो हजारों साल पहले उसका साम्राज्य कहां था? उत्तर प्रदेश में कहीं बहराइच जिले में कोई छोटा मोटा कोई राज्य था? उसके नाम को कौन सी दुनिया जानती थी? उन्हें आप बताने चलिए कि हेरोडोटस इतिहास का पिता, वो इंडस के इस पार की जगह को इंडस कहता है, मेगास्थनीज किताब लिखता है इंडिका नाम की, लेकिन तर्क का कोई स्थान इस दुनिया में बचा नहीं, हमारे भारतवर्ष में बचा नहीं, दुनिया में तो अभी है। कुतर्क की पराकाष्ठा यह है कि सत्ता में बैठे हुए लोग अपने देश में आए हुए मेहमानों का अपमान करने के लिए राजधानी दिल्ली में ऐसे पोस्टर लगा रहे हैं जिसमें मेहमानों को, जो बाइडेन जैसे आदमी को इतना सा दिखाया जा रहा है, तो विश्व में उसकी लोकप्रियता का कोई पैमाना राष्ट्राध्यक्षों की बनाया है। उसमें नरेंद्र मोदी भीम का है अपने कटआउट के साथ खड़े हुए हैं। 67% दुनिया उन्हें सबसे दुनिया का प्रसिद्ध राजनेता मानती है, सबसे लोकप्रिय राजनेता मानती है। अब ये कुतर्क की पराकाष्ठा है कि अरबों खरबों रुपए के कर्ज में डूबा हुआ देश, जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए कतार में लगे हों, उस देश में सत्ताधारी लोग दुनिया के दरोगा को इतना सा बौना बताने में लगे हों, तो उस समाज में, उस देश में आप किस वैज्ञानिकता की, किस तार्किकता की उम्मीद करते हैं? हमने हर अवसर पर यह साबित किया कि हमारा ज्ञान विज्ञान से कोई संबंध नहीं है। जो था भी आजादी के समय, जिस साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात संविधान निर्माताओं ने संविधान में लिखी है, उसे भी वे हाशिए पर फेंक चुके हैं। हाशिए से उठाकर भी पूरी तरीके से फेंक देना चाहते हैं किसी नदी नाले में, जहाँ के नाले की गैस से चाय बनेगी। तो कुल मिलाकर खतरा पूरे समाज और पूरे देश के सामने है। और दुर्भाग्य मैं इस बात को और ज्यादा बड़ा मानता हूं कि जो नई पीढ़ी है, जिसका आपने आंकड़े दिए कि लोग विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं, कॉमर्स और आर्ट्स पढ़ रहे हैं, रिसर्च में लोग नहीं जा रहे हैं, पीएचडी नहीं कर रहे हैं, साउथ के लोग रिसर्च कर रहे हैं, हमारे उत्तर भारत की जो गोबर पट्टी है वो नहीं कर रहे हैं। तो ये जो अवैज्ञानिकता है, जो कूप मंडूकता है, वो इसी भूभाग में ज्यादा है, जो कि अभी आईआईटी के डायरेक्टर साहब ने व्यक्त कर दी। और उन्हें एक बड़ा मजेदार आंकड़ा अभी मेरे एक मित्र ने फेसबुक पर लिखा कि अगर मांसाहार से ही भूस्खलन हो रहा है तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा भूस्खलन होना चाहिए। वहां 97% जनता मांसाहारी है। और इस आधार पर तो इस पूरी पृथ्वी में आधी से अधिक दुनिया को डूब जाना चाहिए था किसी भूस्खलन में, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर ज्यादातर लोग मांसाहार करते हैं। तो अमेरिका, यूरोप को तो कब के किसी भूस्खलन की चपेट में आकर नष्ट हो जाना चाहिए था। भारत में 77% लोग मांसाहारी हैं सर, मैं आपको मांसाहारी, बिल्कुल 23% वेजिटेरियन है इंडिया में, सिर्फ 23%, मैं आपको बता दूं। बिल्कुल सही बात है। और उसमें भी जो सवर्ण ब्राह्मण बनिया, सबसे ज्यादा मांसाहार वे लोग करते हैं, ये भी एक तथ्य है। सिर्फ मुसलमान और ईसाई मांसाहार नहीं करते हैं,
मांसाहारी हिंदू भी हैं, बहुतायत से वे जो शाकाहार के ध्वजवाहक हैं, बनिया और ब्राह्मण, वे भी बहुतायत से मांसाहार कर रहे हैं। और मैं आपके मंच पर पहले भी कह चुका हूं, हर मंच पर कहता हूं, मांसाहार कोई अपराध नहीं है, कोई मानवता के विरुद्ध बात नहीं है। और अगर पूरी दुनिया मांसाहार बंद कर देगी तो ये दुनिया सरवाइव ही नहीं कर पाएगी। 2/3 से ज्यादा तो धरती पर पानी है, कैसे जिएंगे लोग? हर जगह गेहूं थोड़ी पैदा होता है। तो ये मूर्खतापूर्ण बहस में देश को उलझाए रखकर देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश चलती रहती है, आगे भी चलती रहेगी। जी बिल्कुल।